ये वो 38वां दिन था जब वे दोनों उस सुनसान द्वीप के समुद्र तट पर फंसे हुए थे। आखिरकार उस आदमी ने औरत की पीठ की ओर देखना शुरू किया। यिंग विचारों में खोई हुई सी लग रही थी। वह उस आदमी को नारियल पानी पीते हुए देख रही थी। वह महिला अनायास ही चलकर वहां पहुंची। वह कई दिनों से भूखी थी क्योंकि वह उस रेगिस्तानी द्वीप पर फंसी हुई थी। वह केवल पुरुषों से ही भोजन मांग सकती थी और सौभाग्य से पुरुष उसके प्रति दयालु थे। बिना किसी झिझक के उसने अपना खाना उसके साथ बांटा और यहाँ तक कि उसके लिए केले तोड़ने के लिए पेड़ पर भी चढ़ गया, जिससे वह बहुत खुश हुई। इससे उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। माहौल तेजी से गर्मा रहा था, लेकिन जल्द ही महिला को महसूस हुआ कि वह आदमी उसके शरीर को घूर रहा है। इसीलिए उसने चाकू से अपनी पैंट को 2 हिस्सों में काट दिया। उसने अपनी पतलून छोटी करवा ली थी, लेकिन जब उसने देखा कि वह महिला जानबूझकर शॉर्ट्स पहनकर उसके खुले हुए शरीर को ढक रही है तो वह तुरंत थोड़ा नाखुश हो गया। इसीलिए उसने लड़की को अपने लिए एक घर बनाने का आदेश दिया और वह चुपचाप एक तरफ बैठकर उसकी हर हरकत को देखता रहा। बेशर्मी से उसके शरीर को घूरता रहा। वह गहरी सोच में डूब गया, लेकिन जवानी के जोश को दबाना हमेशा नामुमकिन होता है। वह केवल लगातार चबाने और निगलने के द्वारा अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर सकता था। अंततः उसने दौड़ने का फैसला किया। उसने अपने दिल की आग बुझाने के लिए समुद्र किनारे जाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह औरत उसका पीछा करेगी, कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। हर बार जब वह आदमी उसे ढूंढने के लिए समुद्र तट पर जाता था, खाना खाते समय वह महिला हमेशा उसके पीछे पीछे चलती थी। जब भी वह आदमी पीछे मुड़कर उसे देखता तो जानबूझकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लेता ताकि उससे बच सके। हालांकि कुछ कारणों से जैसे जैसे वे उस सुनसान द्वीप पर अधिक से अधिक समय बिताते गए, महिला धीरे धीरे उस पुरुष के प्रति आसक्ति विकसित करने लगी। यहाँ तक कि सोते समय भी उसे उसके बगल में चिपक कर सोने की जरूरत होती थी। अप्रत्याशित रूप से इस बार उस आदमी ने मुड़कर उसे गले लगा लिया। कुछ दिन पहले शियाओ मेई और उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक साथ छुट्टियां मनाने गई थीं और उन्होंने एक साफ ठंडा तालाब देखा था। ची और बाकी लोग पूल में कूदने के लिए बेताब थे। सुंदर पुरुषों और महिलाओं का एक समूह पूल में खूब मस्ती कर रहा था। लेकिन जैसे ही शियाओ मेई खूब मजे कर रही थी, अचानक हालांकि जब उसने ऊपर देखा तो उसे बालकनी से एक आदमी घूरता हुआ दिखाई दिया। हिचकिचाते हुए शियाओ मेई खेलने में इतनी मग्न थी कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह बच्चा चुपके से कुछ योजना बना रहा था। उस शाम हनी के नेतृत्व में समूह उछलते कूदते हुए एक क्रूज जहाज की ओर बढ़ा जो रवाना होने ही वाला था। ये युवाओं के लिए एक खास जगह थी। यह जगह हार्मोनों का स्वर्ग है, जहाँ अनगिनत पुरुष और महिलाएं अनैच्छिक रूप से गतिशील लय पर अपने शरीर को हिलाते हैं। जल्द ही शियाओ मेई और उसकी सबसे अच्छी दोस्त जहाज पर पहुंचने के बाद वह भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए अपना मनोरंजन खोजने की कोशिश करने लगी। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह युवक जो दिन भर उस पर नजर रख रहा था वह भी जहाज पर सवार था। उस युवक ने उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए उसे आवाज दी, लेकिन शियाओ मेई ने उसे अनसुना कर दिया और जाने के लिए मुड़ गई। अचानक वह नाव से गिरकर समुद्र में जा गिरी। उसके तुरंत बाद वह आदमी भी समुद्र में कूद गया, जबकि नाव पर सवार लोग अभी भी बेतहाशा अपने हाथ पैर हिला रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि 2 लोग पानी में गिर चुके हैं। सौभाग्य से वे किसी तरह एक छोटी इन्फ्लेटेबल नाव पर चढ़कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन जब उन्होंने नौका से मदद के लिए पुकारा तो नौका अचानक तेज गति से आगे बढ़ी और उन्हें पीछे छोड़ गई। पता चला कि आसमान अचानक भयंकर तूफान आ गया और तेज लहरों से बचने के लिए नौका किनारे की ओर तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि हवा से उठने वाली तेज लहरों के कारण नाव पर सवार दोनों लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लहरें उन पर लगातार हमला करती रहीं और जल्द ही वे ज्वार में बह गईं। 3 दिन बाद उन्होंने खुद को एक असीम अज्ञात समुद्र में पाया। इस समय वे दोनों भूखे थे और टांग लगभग हार मानने ही वाला था और उसकी निराशा में अचानक लड़की को सामने जमीन दिखाई दी। दोनों ने तुरंत अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की और नाव चलाते हुए उसकी ओर चल पड़े। अंततः लहरों की मदद से वे किनारे तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने नाव को किनारे पर खींचा, दोनों आदमी थकान से चूर होकर गिर पड़े। थकी हारी शियाओ मेई एक छोटे पिल्ले की तरह समुद्र तट पर लेटी हुई थी। उसे जबरदस्त प्यास लगी थी। स्थिति और भी बदतर इसलिए थी क्योंकि वहाँ मोबाइल का सिग्नल बिल्कुल नहीं था और उसकी प्यास असहनीय थी। शियाओ मेई को जल्दी से पानी चाहिए था, इसलिए शियाओ शुआई ने निकलने से पहले एक सिग्नल गन ले ली। दोनों सावधानी से और आसानी से पेड़ों के एक झुरमुट में घुस गए जहां घास पेड़ घने थे और उनमें मानव बस्ती का कोई निशान नहीं था। जियाओ मेई जो बेहद भूखी थी, जंगली सब्जियां तोड़ना चाहती थी। वह फल खाना चाहता था, लेकिन लड़के ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि मैं जंगल में किसी भी ऐसी चीज को खाने की हिम्मत नहीं करता जिसे मैं पहचानता नहीं हूँ। इसलिए उन दोनों को सिफिलिस की तलाश जारी रखनी पड़ी। काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार उन्हें खाना मिल ही गया। लड़का झरने को देखते
देखते ही मोहित हो गया। लेकिन लड़की को लगा कि उमेनोडा का नजारा उनका पेट भरने के लिए काफी नहीं है और खाना ढूंढना ज्यादा जरूरी है। हालांकि बेफिक्र लड़का शियाओमेई के साथ नहाने जाना चाहता था, जिससे शियाओइंग इतनी क्रोधित हो गई कि उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। लड़के ने बार बार मिन्नतें की। उम्मीद थी कि शियाओमेई उसे अनुमति दे देगी, लेकिन शियाओमेई ने वे मुड़े और बिना यह महसूस किए चले गए कि वे एक सुनसान द्वीप पर हैं। वे किसी की तलाश कर रहे थे। वे कुछ दिनों तक किसी के घर में रुके, फिर द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गए और चारों ओर फैले अथाह समुद्र को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई नहीं रहता। उसी क्षण उन्होंने तुरंत हताश होकर वह केवल बेचैनी से वापस लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। सौभाग्य से ज़ियाओ शुआई के पास एक लाइटर था, इसलिए कम से कम वह आग जलाकर खुद को गर्म रख सका और रात में ठंड से बच सका। और जल्द ही उन्हें एक और गुफा मिली, जिसके बारे में उन्होंने शुरू में सोचा था। यह एक अद्भुत प्राकृतिक आवास था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से नर चीलों का एक समूह अचानक गुफा से बाहर उड़ गया और तुरंत ही उन्होंने उन दोनों को पूल में डुबो दिया। और यह अच्छा रहा। वे दोनों बेहद डरे हुए थे और पूरी तरह से रास्ता भटक गए थे। रात होने वाली थी, इसीलिए वे रात पानी में नहीं बिता सकते थे। इसीलिए उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि अनिच्छा से वह समुद्र तट पर लौटा। लेकिन वहां उसे वह मिला। उनकी लाइफ जैकेट लहरों में बह गई। केवल एक लाइफ जैकेट पानी में तैरती रह गई। सामने का दृश्य देखकर विशाल महासागर को देखते हुए वहां से जाना पूरी तरह से असंभव सा लग रहा था। लड़की तुरंत ही गहरे शोक से व्याकुल हो गई और अगली सुबह उसने उस महिला के सामने समुद्र तट पर अपने कपड़े उतार दिए। उसने अपनी पैंट नीचे खींची और बेपरवाही से समुद्र में छलांग लगा दी। अपने पंखों को फड़फड़ाने दिया। जब मैंने उस महिला को शर्माते हुए देखा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई और चोरी छिपे नजरें घुमाने लगी, तो मैंने बस उसने इसे छुपाना बंद कर दिया और एक शानदार स्विम सूट पहन लिया। उसे समुद्र तट का जीवन अच्छा लगने लगा और तब से वह लड़का हर दिन आकाश की ओर देखता रहता था, इस उम्मीद में कि एक खोज और बचाव विमान उन्हें ले गया। लेकिन कई दिनों बाद भी एक भी पक्षी वहां से नहीं गुजरा। वे धीरे धीरे खोज और बचाव विमान से निराश होते चले गए, इस बात से अनभिज्ञ कि उनका परिवार पहले ही गुजर चुका था। ज़ियाओ शुआई के धनी पिताजी ने बस हेलीकॉप्टर लिया और शियाओमेई की माँ को हर दिन लोगों की तलाश में ले जाते थे, यहाँ तक कि खुले समुद्र में भी। कई दिनों की व्यर्थ खोज के बाद ज़ियाओ शुआई ने निराश होकर सामान उठाया। लकड़ी के छोटे से फ्रेम में लापरवाही से कुछ ढूंढते हुए ज़ियाओमेई को अचानक एक बेहद भयानक चीज मिली। करीब से देखने पर उसने पाया कि वह एक सड़ता हुआ शव था। पहले से ही भयभीत शियाओमेई पूरी तरह से डर गई थी। उसे डर था कि कहीं उसका भी यही हाल न हो जाए और वह भी इस लाश की तरह यहीं सड़ती न रह जाए। किसी को नहीं पता था कि जब लिटिल हैंडसम ने लिटिल ब्यूटी को बेहोश होने की कगार पर देखा तो वह बहुत जल्दी में था। वह उसके पास गया और उसे गले लगाकर दिलासा दिया। उसे विश्वास दिलाया कि वे एक दूसरे के साथ हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसने कसम खाई कि ऐसा ही होगा। वह उसके पास ही रहा, उसकी रक्षा और सुरक्षा करता रहा। शियाओ शुआई के दिलासा भरे शब्दों के बाद शियाओमेई ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं पर काबू पाया और पूरी तरह से खुद को उसके हवाले कर दिया। शियाओ शुआई। लेकिन जब शियाओमेई अगले दिन उठी तो उसने खुद को एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा था और आसपास कोई नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि शियाओ शुआई उसे छोड़कर चला गया हो? वह चिंतित और भयभीत दोनों थी। उसे डर था कि शियाओ शुआई उसे खो बैठा है, इसलिए उसने घबराकर चारों ओर देखा। सौभाग्य से उसे जल्द ही वह जंगल में मिल गया। दरअसल ज़ियाओ शुआई को इस बात की चिंता थी कि शव दोबारा प्रकट हो जाएगा। शियाओमेई डर गई थी, इसलिए जब शियाओमेई सो रही थी तो वह जंगल में भाग गई और चुपके से शव को ठिकाने लगाने के लिए एक गड्ढा खोदा। शियाओमेई ने शिकायत की कि उसने उसे इस बारे में नहीं बताया था। वह चुपचाप चली गई और जैसे ही वह गुस्से में शियाओ शुआई का सामना करने के लिए आगे बढ़ी, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह मुंह के बल गिर पड़ी। शियाओ शुआई ने उसका चेहरा सूजा हुआ और लाल देखा। मुझे अपने घुटनों को लेकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन सौभाग्य से शियाओमेई एक दयालु और आसानी से मान जाने वाली महिला है। शियाओ शुआई ने मुझे तुरंत आश्वस्त कर दिया। कुछ मीठे शब्द ही उसे मनाने के लिए काफी थे और फिर उन दोनों के बीच झरने के नीचे स्नान करने के बाद उनके बीच की भावनाएं फिर से जागृत हो गईं और उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया। जब वे साथ में समय का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और शियाओ शुआई एक बच्चे की तरह खुशी से बारिश में नाचते हुए अंदर दौड़ गया। मैं ही उस लड़के की खुशी से तुरंत प्रभावित हो गई और फिर लड़के ने हाथ बढ़ाकर शियाओमेई को भी जश्न में शामिल होने का न्योता दिया। शियाओमेई ने बिना किसी झिझक के तुरंत स्वीकार कर लिया और दोनों बारिश में भीगते हुए अपने निजी पलों का आनंद लेने लगे। व्यक्तिगत रूप से तो उसे खुशी मिलती थी, लेकिन जब वह झरने का पानी लाने के लिए बोतल लेकर पहाड़ों में जाती थी तो कुछ अस्पष्ट सा एहसास होता था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई झाड़ियों से हमेशा मुझे देख रहा है और मेरे मन में एक विचार आया। डरपोक सी वह लड़की चारों ओर देखने लगी और अचानक उसे पास के जंगल में एक काला तेंदुआ दिखाई दिया जो बिल्कुल मुर्गी जैसा दिख रहा था। उसने उसे ध्यान से देखा और पाया कि एक काली आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है। लोग झट से जंगल की ओर भागे। उसी क्षण लड़के ने लड़की की मदद के लिए पुकार सुनी और उसकी ओर दौड़ पड़ा। उसने सफलता
सफलतापूर्वक काले पैंथर को उसके पीछे फंसा लिया, जिससे खतरा खुद पर आ गया और फिर वह उस दिशा में दौड़ा और काले पैंथर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा। ये एक चौंके हुए हिरण की तरह लड़की से विपरीत दिशा में भाग गया। उन्होंने बड़ी सावधानी से अपना निर्णय लिया, क्योंकि जरा सी भी देरी बाघ के जबड़ों में निश्चित मृत्यु का कारण बन सकती थी। फिर भी काला पैंथर अडिग रहा। वह लगातार उसके पीछे भागा और जल्दी ही उसे पकड़ लिया। लड़की ने लड़के को देख लिया। काले पैंथर को दूर ले जाने के बाद वह तेजी से मुड़ा और लड़के की ओर दौड़ा, क्योंकि वह जंगल में वहीं था। द्वीप पर उसका एकमात्र साथी सौभाग्य से हाँफ रहा था। जब वह हाँफते हुए दौड़ी और वहां पहुंची तो उसने देखा कि लड़का अभी भी जीवित था। काले पैंथर को लड़के द्वारा मारे जाते देख वह आश्चर्यचकित और अचंभित रह गई। उस क्षण वह लड़का अत्यंत प्रसन्न लग रहा था, मानो वह किसी देवदूत का सहारा हो। उसने उसका दिल जीत लिया और तब से वह लड़की हर दिन उसकी बाहों में सिमटकर उसकी प्रशंसा करती रही। वह उनकी प्रशंसा करते थे और उन्हें सुरक्षा की ऐसी अनुभूति भी हुई जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।